अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कभी आपने देखा है कि कहीं पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, कहीं धमाका हुआ और वहां पे चीजें पहले से ज्यादा तरतीब में आ गई हो, पहले से ज्यादा ऑर्डर में आ गई हो और वो जगह खूबसूरत हो गई हो। किसी केमिकल फैक्ट्री में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ, वहां पे जो फैक्ट्री की जगह है वो पहले से ज्यादा तरतीब में आ गई हो, उसको नुकसान ना पहुंचा हो। जापान के शहरों हिरोशिमा और नागासाकी में एटॉमिक बम ब्लास्ट होने के बाद शहर पहले से ज्यादा खूबसूरत हो गए हों और अमवात की बजाय जिंदगियां पैदा हुई हों। बिग बैंग वाहिद अनोखा धमाका था, अनोखा ब्लास्ट था जो कायनात का सबसे बड़ा और लामहदूद एनर्जी पर मुश्तमिल ब्लास्ट था, जिसके बाद चीजें तरतीब में आती गई और बेहतर से बेहतरीन होती गई और जिंदगी वजूद में आई। इसी तरह के क्वेश्चंस और आइडियाज मुख्तलिफ साइंटिस्ट के जहनों में रहे और जेरे बहस भी रहे। कुछ दिन से जब मैं इस एपिसोड का कंटेंट तैयार कर रहा था तो मेरी नजर सर आइजक न्यूटन की मशहूर किताब फिलोसफी आई नेचुरलीज प्रिंसिपिया मैथमेटिका पे पड़ी। मुताले से मालूम हुआ कि सर आइजक न्यूटन अपने रूहानी असातिज़ा और सीनियर्स राजा बैकन, गैलीलियो और केपलर की तरह थियोलॉजिस्ट थे, यानी साइंसी उसूलों को मजहब की कसौटी पे रखते थे। किसी डिवाइन पावर, किसी बड़ी ताकत पे बिलीव रखते थे और अपने रिलीजियस को फॉलो करते थे। अपने इसी मशहूर बुक प्रिंसिपिया के एक एक्सप्लेनेटरी नोट में सर आइजक न्यूटन लिखते हैं कि इस यूनिवर्स के क्रिएटर का यानी कि खुदा का इस कायनात को मैनेज करने में एक वाज़ेह रोल है जिससे ये कायनात चल रही है। There is a being who made all things, who has all things in his power, and who is therefore to be feared. लेकिन न्यूटन के जो कंटेम्परेरीज थे, जो उनके हम असर थे, उनके जो फेलोज थे, साइंटिस्ट थे, जो फिलोसोफर्स थे, जैसे कि फ्रांस के डेकार्ट हैं और जर्मन मैथमेटिशियंस लेबनीज हैं जो कि कैलकुलस के माहिर थे और कैलकुलस के फादर माने जाते हैं, उनका ख्याल था कि खुदा ने कायनात को एक दफा पैदा कर दिया है, अब उसकी मैनेजमेंट में उसका कोई रोल नहीं है और यूनिवर्स की जो एक्सपेंशन है और यूनिवर्स की जो बनावट है और जो मैनेजमेंट है कैलकुलस के कुछ फार्मूलों को ओबे करके चल रही है। वो सर आइजक न्यूटन को आर्ग्यू करते थे कि ये खुदा ने कैसी कमजोर कायनात बनाई है, पैदा की है कि जिसके बाद उसको उसकी देखभाल भी खुद करना पड़ती है। मगर न्यूटन इस ईमान पे पुख्ता थे कि ये इंतहाई पेचीदा निजाम बगैर किसी एक डिवाइन पावर और एक लामहदूद जहानत वाले खुदा के बगैर एक लम्हा भी नहीं चल सकती। ये तो थे कुछ साइंसदानों के यूनिवर्स की क्रिएशन और मैनेजमेंट से रिलेटेड नजरियात और उनके आइडियाज। लेकिन एक बात कंफर्म है कि बिग बैंग थ्योरी के ऊपर चाहे बिलीवर्स हैं या नॉन बिलीवर्स हैं, खुदा को मानने वाले हैं या नहीं मानने वाले, दोनों बिग बैंग को मानते हैं। तो आज हम इस चौथी एपिसोड में पार्टिकल इरा और न्यूक्लियोसिंथेसिस इरा को अंडरस्टैंड करेंगे। पार्टिकल एपक और न्यूक्लियोसिंथेसिस एपक को अंडरस्टैंड करेंगे। ये वो इरा है, ये वो दौर है जो बिग बैंग के एक नैनो सेकंड से लेकर 3 मिनट और फिर 3 मिनट से 5 लाख साल तक जारी रहे। तो पहला जो इरा है उसको पार्टिकल इरा कहते हैं। ये इरा मजीद 3 छोटे छोटे एपक्स पर मुश्तमिल है। पहला क्वार्क एपक, दूसरा हेड्रॉन एपक और तीसरा लेप्टॉन एपक। तो ये 3 दौरानी है पार्टिकल इरा के अंदर। तो आइए हम इन एपक्स को देखते हैं। जो क्वार्क एपक है ये 10⁻12 सेकंड से 10⁻5 सेकंड तक रहा, यानी कि 1 नैनो सेकंड तक ये दौरानिया रहा, जिसको क्वार्क एपक कहा जाता है। जिसमें यूनिवर्स इंतहाई डेंस क्वार्क गुलवान प्लाज्मा पर मुश्तमिल थी। ये प्लाज्मा क्वार्क्स, एंटी क्वार्क्स, लेप्टॉन्स और एंटी लेप्टॉन्स पर मुश्तमिल था। आपने मैट्रिक एफएससी में भी पढ़ा होगा कि जो क्वार्क्स हैं इनके मिलने से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बनते हैं, जबकि क्वार्क और एंटी क्वार्क मिलकर मेजॉन बनाते हैं, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, और 3 क्वार्क्स मिलकर बैरियन बनाते हैं, यानी कि न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। अब टेम्परेचर मजीद कम हो चुका था और हेड्रॉन के बनने का वक्त था, इसीलिए इसी ड्यूरेशन जो 10⁻9 सेकंड के बाद का ड्यूरेशन है उसको हेड्रॉन एपक भी कहा जाता है। मगर ज्यादा कम टेम्परेचर पे हेड्रॉन्स और एंटी हेड्रॉन्स एनिहिलेट करके, मर्ज करके, कोलाइड करके फोटॉन्स में कन्वर्ट हुए। और फोटॉन्स क्या है? ये लाइट है, लेकिन ये लाइट अभी यूनिवर्स से बाहर नहीं निकल सकती थी क्योंकि अभी प्लाज्मा जो था वो बहुत डेंस था, इसीलिए लाइट पैदा नहीं हुई। ये जो दूसरा एपक था हेड्रॉन एपक, इसका दौरानिया तकरीबन 1 सेकंड तक रहा। अब पार्टिकल इरा का इंतहाई अहम एपक यानी कि लेप्टॉन एपक स्टार्ट होता है और इसका जो दौरानिया है, इसकी जो ड्यूरेशन है 1 सेकंड से 10 सेकंड तक है, जिनको न्यूट्रिनोज, म्यूऑन्स और टार्स कहा जाता है। ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनसे ये कायनात बनी है। ये जो लेप्टॉन्स हैं ये 3 फोर्सेस को रिस्पॉन्ड करते हैं, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिस्पॉन्ड नहीं करते, इसीलिए ये क्वार्क्स से मुख्तलिफ हैं। क्वार्क्स जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये मुख्तलिफ पार्टिकल्स की अपनी अपनी नेचर है
किस फोर्स को कौन सा पार्टिकल रिस्पॉन्ड करता है, इन्हीं बेसिस पे ही हमने इनकी डिवीजन की हुई है, इनकी क्लासिफिकेशन की हुई है और इनको डिवाइड किया हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग फोर्स को रिस्पॉन्ड करते हैं उनको हेड्रॉन्स कहा जाता है और जो नहीं करते उनको लेप्टॉन्स कहा जाता है। मगर टेम्परेचर मजीद कम होने पे लेप्टॉन्स और इनके जो एंटी लेप्टॉन्स है मजीद नहीं बन सकते थे, लिहाजा यही पैदाशुदा पार्टिकल्स ही हमारा असासा है जो कि फ्यूचर में जिनसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स बने। मगर लेप्टॉन्स में से म्यूऑन्स और टार्स बहुत ही अनस्टेबल पार्टिकल्स हैं, ये हम जानते हैं, और मुख्तसर वक्त के बाद ये मर्ज होके फोटॉन बनाते रहे जो कि एनर्जी है, रेडिएशन का क्वांटा है। मैं आपको एक मजे का कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि मैटर और एंटी मैटर जब एक दूसरे के करीब आते हैं तो मर्ज होके रेडिएशंस बनाते हैं, फोटॉन्स बनाते हैं। अब उस वक्त मैटर और एंटी मैटर की जो मिकदार थी वो बराबर थी और होना यह चाहिए था कि मैटर एंटी मैटर के साथ मर्ज होके, एनिहिलेट होके फोटॉन्स बनाता, लाइट बनाता, रेडिएशन बनाता। हमारे पास मैटर नहीं होना चाहिए, मैटर नहीं बचना चाहिए क्योंकि वो एनिहिलेट कर चुका है, वो तबाह हो चुका है, सिर्फ रेडिएशन ही हमारे पास होनी चाहिए। लेकिन ये मैटर कहां से आया? आज जो हमें मैटर नजर आता है ये तब का है, ये कहां से आया? स्विट्जरलैंड के शहर जेनीवा में जो सर्न लैब है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट से हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि मैटर और एंटी मैटर के मिलाप से सिर्फ फोटॉन्स नहीं बने बल्कि बहुत सारे मटेरियल पार्टिकल्स भी बने, जिसकी वजह से नेट इफेक्ट ये हुआ, ये जो आज आपको मैटर नजर आता है, जो लेप्टॉन्स, हेड्रॉन्स, क्वार्क्स नजर आते हैं, ये वही हैं जो 14 अरब साल पहले बच गए थे। याद रहे, क्वार्क्स अपने ही एंटी क्वार्क से एनिहिलेट करेगा, किसी दूसरे एंटी पार्टिकल से एनिहिलेट नहीं करता, उसके साथ मर्ज होके फोटॉन्स में कन्वर्ट नहीं होता, इसलिए बहुत सारे क्वार्क्स जो है वो भी बच गए। याद रखें कि जो क्वार्क्स हैं वो अपने ही एंटी क्वार्क से मर्ज होंगे, एनिहिलेट होंगे, किसी दूसरे एंटी मैटर से, किसी दूसरे एंटी क्वार्क से एनिहिलेट नहीं करेंगे। यही वजह है कि बहुत सारे क्वार्क्स जो है वो एनिहिलेट नहीं कर सके और यही क्वार्क्स हैं जो किसी मैटर की फंडामेंटल एंटिटी हैं, जो भी जितना मैटर आपको नजर आता है उसके अंदर क्वार्क्स पाए जाते हैं। बुनियादी जो पार्टिकल है वो क्वार्क है और अगर उन दिनों को एनिहिलेट कर जाते तो आज कायनात में कोई भी मैटर ना होता। जो नेक्स्ट मिशन है, जो नेक्स्ट इरा है, वो न्यूक्लियोसिंथेसिस इरा है। ये 1 मिलीसेकंड से 3 मिनट तक ये जारी रहा, जिसमें टेम्परेचर कम होकर सिर्फ 3000 केल्विन रह गया था, जो कि आजकल सूरज की सरफेस का टेम्परेचर है तकरीबन 4-5 हजार केल्विन। पहले की निस्बत इंतहाई कम टेम्परेचर की वजह से प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के करीब आए, फ्यूज हुए, मर्ज हुए, फ्यूजन हुआ, धमाका हुआ और उससे पहला न्यूक्लियस पैदा हुआ। इसीलिए इस इरा को न्यूक्लियोसिंथेसिस इरा भी कहा जाता है कि एक ऐसा इरा जिसमें पहला न्यूक्लियस पैदा हुआ, जिसके बाद एटम्स ने बनना है, जिसके बाद मॉलिक्यूल्स और मैटर ने बनना है। लगातार प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मर्ज होने की वजह से, फ्यूजन होने की वजह से लामहदूद एनर्जी निकली, जिस ब्लास्ट की वजह से ये यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो गई और पहले से सैकड़ों गुना ये एक्सपेंड कर गई। आप जरा इमेजिन करें कि बिग बैंग के तीसरे मिनट में ये जो आपकी यूनिवर्स इस वक्त आपको नजर आ रही है, जो कि एक जर्रा थी, ये बिग बैंग के तीसरे मिनट में तकरीबन 300 लाइट ईयर्स के रेडियस तक एक्सपेंड हो चुकी थी। आम अल्फाज में समझा जाए तो यूनिवर्स इतनी फैल चुकी थी कि इसके एक एंड से दूसरे एंड तक अगर रोशनी को भेजा जाए तो रोशनी को भी पहुंचते हुए 300 साल लगेंगे। इतनी फैल चुकी थी ये यूनिवर्स, जो कि पहले एक एटम के साइज की थी और फिर ग्रेप फ्रूट के साइज की थी कुछ मिनट पहले। अब यूनिवर्स बहुत वसी है और गर्मो गर्म पार्टिकल सूप पर मुश्तमिल है, प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। जदीद रिसर्च के मुताबिक 3000 केल्विन टेम्परेचर पे सिर्फ हल्के एलिमेंट्स ही बन सकते थे, इसीलिए हाइड्रोजन, हीलियम और लिथियम जैसे पार्टिकल्स क्रिएट हुए। बड़े पार्टिकल्स नहीं बन सकते थे, इतने ज्यादा टेम्परेचर में वो ब्लास्ट हो जाते थे। जो सबसे ज्यादा आइसोटोप्स पैदा हुए उसमें हीलियम 42 है, लिथियम 71 है, प्रोटियम है और ड्यूटेरियम है। और न्यूक्लियोसिंथेसिस इरा के आखिरी लम्हात में यूनिवर्स तकरीबन 9 खरब किलोमीटर के रेडियस तक फैल चुकी थी, यानी कि सेंटर से हर तरफ 9 खरब किलोमीटर उसकी एक्सपेंशन हो चुकी थी। अब फ्यूजन का प्रोसेस बंद हो गया और मजीद जो न्यूक्लियाई है वो नहीं बन सके। इस पूरी कहानी का जो बॉटल नेक है, जो निचोड़ है, वो ये है कि एक अरसा तक स्टेबल न्यूक्लियाई की एब्सेंस की वजह से सिर्फ लिथियम 7 तक ही न्यूक्लियाई बन सके, इनसे बड़े न्यूक्लियाई नहीं बन सके। इस इरा की सबसे मजे की बात यह है कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अगर हम रेशो देखें तो प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा है और न्यूट्रॉन्स की तादाद कम पैदा हुई। उसकी वजह क्या है? वजह बहुत ही लॉजिकल है। जो न्यूट्रॉन का मास है वो प्रोटॉन से ज्यादा है। न्यूट्रॉन डिके कर सकता है, टूट सकता है, टुकड़ों में तकसीम होके
प्रोटॉन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन प्रोटॉन जो है वो इंडिपेंडेंटली आजादाना तौर पे न्यूट्रॉन में कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसीलिए न्यूट्रॉन टूटते रहे और वो प्रोटॉन में कन्वर्ट होते रहे, इसलिए प्रोटॉन की जो तादाद है वो न्यूट्रॉन से ज्यादा रही। ये जो न्यूक्लियोसिंथेसिस इरा था, ये बिग बैंग के तीसरे मिनट में ये इख्तिताम पजीर हुआ, ये एंड हुआ। कॉस्मोलॉजी और थर्मोडायनामिक के लाज के मुताबिक 3 मिनट से 5 लाख साल तक का जो दौरानिया है, जो नेक्स्ट आने लगा है, इस ड्यूरेशन में कोई नया ट्विस्ट नहीं आया, कोई नया चीज नहीं आया, कोई यूनिवर्स में इतनी बहुत ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हुई। वजह क्या है कि अब जो टेम्परेचर कम होने की वजह से जो फ्यूजन और धमाकों का सिलसिला था, जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड कर रही थी, वो अब रुक गया था, स्लो हो गया था। इसलिए अगले 3 मिनट से 5 लाख साल तक आपको एक प्लाज्मा के, एक फ्लूइड की और आयन की एक बॉल मिली, आपको एक स्फीयर मिला जिसके अंदर न्यूक्लियाई ही न्यूक्लियाई थे। 4 से 5 लाख साल तक ऐसा रहा। एटम्स और मॉलिक्यूल्स पैदा नहीं हुए और इसमें सॉलिड लिक्विड गैसेस अभी बाकायदा पैदा नहीं हुए। इन 4 लाख सालों के बाद जो अगले इरा है, जो अगली ड्यूरेशन है, उसमें एटम्स पैदा हुए, उसमें स्टार्स पैदा हुए, उसमें गैलेक्सीज पैदा हुई, और वो सिलसिला कैसे रहा ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में आपको बताएंगे। तब तक के लिए इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज।